नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ उपस्थित है वैद्य अपर्णा घोटनकर मैडम, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। द्रव्य गुण की नई सीरीज हमने आज से स्टार्ट की है। तो मेरे साथ मेरी टीचर डॉक्टर अपर्णा घोटनकर मैडम है, जो कि एक अच्छी टीचर रही है। तो मैडम इज MD PhD इन द्रव्य गुण शास्त्र एंड वर्किंग सिंस लास्ट 28 years इन CSMSS कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र। मैडम PG गाइड है, PhD गाइड भी है। उन्होंने काफी सारे इंटरनेशनल लेवल के पेपर्स पब्लिश किए हैं। उनका ज्यादा रुचि जो है, उनकी रुचि काफी ज्यादा रही है वृक्ष आयुर्वेद में। इसी के ऊपर उन्होंने PhD भी किया है। और ये हमारा आज का पहला सेशन है। इसी के उपलक्ष्य में हमने इस विषय का आयोजन किया है, वृक्ष आयुर्वेद एक परिचय। तो हर्बल ड्रग्स और द्रव्य गुण का आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में एक अपना खासा महत्व है। द्रव्य गुण के बिना या द्रव्य गुण या द्रव्यों के परिचय के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि चिकित्सा का मेन घटक ये द्रव्य है। तो इसी के ऊपर हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो मैडम का यहाँ पे मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल के इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैडम आई है, जो कि एक सीनियर अध्यापक है। तो मैं मैडम का बहुत स्वागत करती हूँ और वृक्ष आयुर्वेद एक परिचय इस सेशन को स्टार्ट करने का उनसे अनुरोध करती हूँ। सो मैडम यू कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू शिल्पा। भगवान धन्वंतरी, मेरी गुरु डॉक्टर तनुजा नेसरी मैडम, इन सबको नमन करते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। आयुष दर्पण फाउंडेशन के डॉक्टर नवीन जोशी, डॉक्टर शिल्पा, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। मेरी फ्रेंड्स डॉक्टर संध्या इन्नावार और डॉक्टर उज्ज्वला दिवेकर, इनका भी मैं यहाँ आभार व्यक्त करती हूँ। You can start, madam. Share your PPT. Yeah. Yes, just make it full screen. Okay. Yes. Full screen. Oh. ठीक है। Continue. Yes, please continue. हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो जैसे कि सिविलाइजेशन का आरंभ हुआ वैदिक काल और उससे भी पहले, तो उस समय कृषि शास्त्र में भी अनुसंधान शुरू हो गया था और इसके साथ साथ ही वनस्पति विज्ञान पर भी अनुसंधान प्रारंभ हो गया। वैदिक काल के ऋषि ये सब जानते थे कि वृक्ष ही मानव के आश्रय, आवास, आहार तथा सृष्टि के विकास में सहायक है। वायु, वृष्टि और वृक्ष ये पर्यावरण के मूलाधार है। ये आज के वैज्ञानिक भी मान्य करते हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्ष अपरिहार्य है। जैसे कि हमारे आयुर्वेद का मोटो है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करने के लिए तथा आतुर का विकार प्रशमन करने के लिए हमें द्रव्यों की आवश्यकता होती है और यही मेन उद्देश्य है आयुर्वेद का। तो प्राचीन भारतीय शास्त्रों में आयुर्वेद के साथ साथ वृक्ष तथा प्राणियों के स्वास्थ्य का रक्षण करने हेतु आयुर्वेद की और भी शाखाएं विकसित की थी, जैसे कि हस्त्यायुर्वेद, अश्वायुर्वेद, वृक्षायुर्वेद। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो जानते थे कि पर्यावरण संतुलन के लिए मानव जीवन के साथ साथ इन सब का भी जीवन उचित रहना आवश्यक है, क्योंकि इन सब का अगर स्वास्थ्य टिका रहा तो ही पर्यावरण का संतुलन ये बना रहेगा। आज भी हम जब इको साइकिल की बात करते हैं तो ये बात हमारे समझ में आ जाती है। आज हम देखते हैं कि कृषि शास्त्र में
अधिक उत्पन्न पाने के लिए जैसे रासायनिक खाद, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनका अत्यधिक उपयोग हो रहा है और इसका हम पर्यावरण की हानि में देखते हैं। उपजाऊ भूमि का ह्रास हो रहा है और इन सब का मानवीय जीवन पे परिणाम हो रहा है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमें वृक्षायुर्वेद का अब आधार लेना बहुत जरूरी हो गया है। जैसे कि मानवीय जीवन का विकास होता गया, हम सब जानते हैं कि वैदिक काल से हमें मानवीय जीवन का कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। तो जो वैदिक काल है और विशेषता उनमें ऋग्वेद और अथर्ववेद, तो इनमें हमें वृक्षों के बारे में मंथन प्रारंभ दिखाई देता है। ऋग्वेद में हमें भूमि के प्रकार जैसे कि उर्वरा, ऊषर और शस्य भूमि, जल के प्रकार तथा उनके स्रोतों का विकास यह भी देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में हमें दिव्य जल जैसे कि वर्षा से प्राप्त होने वाला जल, खनित्रमा जैसे खुदाई से प्राप्त होने वाला जल, तो उसमें कृत्रिम तालाब है, कुएं है, कूप है, स्वयंजा यानी झरने हैं, स्रोतों का जल है, समुद्रार्था यानी समुद्र को मिलने वाली नदियों का पानी है। तो इस तरह से जलों के स्रोतों का विकास होते हुए हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ उत्तम उपज के लिए खाद की आवश्यकता भी उनको मालूम हुई थी। वनस्पतियों के लिए जो हानिकारक तत्व है तो उनके बारे में भी उन्हें पता था। उनकी रक्षा के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती थी। इस कृषिनाशक जीव जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि पतंग या शलभ, लोकस्ट, घुण, उपक्वस यानी बीजों को क्षति पहुंचाने वाले जीव, इन सब का उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। उसके पश्चात अतिवृष्टि या अनावृष्टि से होने वाली जो हानि है तो उसके बारे में उन्हें पता था और उसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए इसकी भी कामना उन्होंने की है। वातावरण शुद्धि के लिए प्रार्थना, होम, यज्ञ इनका भी आयोजन उस समय में होता था। इस प्रकार वृक्ष विषयक विज्ञान वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में विकसित हुआ, जो कि आगे चलकर कृषि एवं विज्ञान का आधार बना। वैदिक काल के बाद आता है पुराण काल। यह हालांकि उसके बहुत बाद विकसित हुए हैं सब पुराण, जैसे कि ब्रह्मांड पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य, वायु इत्यादि। ये सब जो पुराण हैं तो इनमें भी वृक्ष विद्या पे बहुत विमर्श हुआ है। विविध वृक्षों की उत्पत्ति किसी देवता से जोड़कर उसका पावित्र्य और महत्व उन्होंने अधोरेखित किया है। संतति से वृक्ष श्रेष्ठ यह विचार मत्स्य पुराण में आता है। वृक्ष अपने पंचांग, छाया इन सब से सबका सदा उपकार करते हैं। यह पुराणों का निष्कर्ष, यह एक सार्वकालिक सत्य है, आज भी हम ये देखते ही है। तो पुराण काल में हम सर्वप्रथम विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वृक्षायुर्वेद पे स्वतंत्र अध्याय का वहां हम देख सकते हैं। अग्नि पुराण में भी वृक्षायुर्वेद ज्ञानम इसका भी उल्लेख आया हुआ है। पुराणों में वृक्षोत्सव विधि का भी आयोजन किया दिखाई देता है। वृक्षों और वनस्पतियों से जुड़े अनेक लोक पर्वों को पुराणों ने शास्त्रीय आधार दिया है। आज भी हम देखते हैं कि जो त्योहार है, उत्सव है, उनका सबसे वृक्षों के साथ संबंध हमें दिखाई देता है। और इसके पीछे एक ही उद्देश्य उनका रहा होगा कि वृक्षों का रोपण, उनका संवर्धन, इसके प्रति लोगों में जागृति हो और उसके साथ साथ पर्यावरण का भी रक्षण उससे हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है मौर्य काल। तो मौर्य काल में भी हम देखते हैं कि चाणक्य ने जो नियम बताए थे कि सार्वजनिक हित में बगीचों का निर्माण किया जाए, रास्तों पर वृक्षों को लगाना चाहिए ताकि पांथस्थों को छाया मिल सके। उस समय कृषि निदेशक जो हुआ करते थे तो उनको कृषि विद्या के साथ साथ वृक्षायुर्वेद का ज्ञान भी होना जरूरी होता था। शस्य उपयोगी ऋतुओं पर पर्याप्त अनुसंधान उस समय हुआ था। वनों को राजकीय संपत्ति माना जाता था और वृक्षों की प्रजाति या उसके जो प्रकार है उसके अनुसार उनका वर्गीकरण किया हुआ हमें मौर्य काल में दिखाई देता है।
उसके बाद का जो इरा है सम्राट अशोक का इरा, तो सम्राट अशोक ने भी वृक्षों के प्रति शासक और जनता के कर्तव्यों को समझने का प्रयास किया है। औषधि वृक्ष, उनकी पहचान, इसके साथ साथ उनका रोपण, संरक्षण, इसका वहां उल्लेख हमें देखने को मिलता है और यह राजधर्म माना जाता था। अब इसके साथ साथ ही कृषि तंत्र पर आधारित जो कुछ हमें बुक्स मिलती है उसमें है कृषि पाराशर, कृषि सुक्ति, अमरकोश, वराहमिहिर का बृहद संहिता। इन सभी ग्रंथों में हमें वृक्षायुर्वेद के अंश मिलते हैं। 14वीं शती तक हम देखते हैं कि आयुर्वेद की इस शाखा के रूप में वृक्षायुर्वेद को माना गया था तथा अनेक ग्रंथ भी उसके बारे में लिखे जा चुके थे। अब वृक्षायुर्वेद के बारे में एक्सक्लूसिवली जो ग्रंथ मिलते हैं तो उसमें जैसे हमने देखा है अभी कि बृहद संहिता एक ग्रंथ है, 6th सेंचुरी में उसकी रचना हुई थी। तो वराहमिहिर उसके रचयिता है। तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी यानी भविष्य, फिजिक्स, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इन सब के साथ साथ बृहद संहिता में एक वृक्षायुर्वेदाध्याय भी लिखा हुआ है और उसमें इस सब के बारे में लिखा है कि वृक्षों की रचना कैसे की जाए, उनकी संवर्धन कैसे किया जाए। उसके बाद शारंगधर पद्धति, जो कि शारंगधर ने लिखा है यह ग्रंथ, ये 13वीं शती का ग्रंथ है। इसमें भी एक जो चैप्टर है उपवन विनोद, तो उसमें भी हमें वृक्षों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि वृक्षों का रोपण कैसे करना चाहिए, उनका नरिशमेंट कैसे करना चाहिए, उनके रोग कौन से है, उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, भूमिगत जो जल है उसके सोर्सेस कैसे ढूंढने चाहिए। इन सब के बारे में हमें उपवन विनोद में भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है। और सुरपाल रचित वृक्षायुर्वेद यह एक और ग्रंथ है, तो उसमें भी इसी के प्रकार सब विषय इसमें डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि वृक्षों का रोपण है, टाइप्स ऑफ सॉइल है, वृक्षों का पोषण कैसे किया जाए। तो ये जो बुक्स है दोनों, शारंगधर पद्धति में उपवन विनोद चैप्टर और वृक्षायुर्वेद सुरपाल का, ये दो ही मेन जो बुक्स है वो आज वृक्षायुर्वेद के बारे में हमें अवेलेबल है। तो यहाँ एक बात का उल्लेख और करना चाहिए कि ये वृक्षायुर्वेद सुरपाल का जो ग्रंथ है तो ये भारत में से लुप्त प्राय हो चुका था। तो एशियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री फाउंडेशन के डॉक्टर वायल नेने, उन्होंने बड़े प्रयास से इसका मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड यहाँ से प्राप्त किया था और नलिनी साधले जी ने उसका फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये भी बुक हमें बहुत प्रयास से प्राप्ति हुई है उसकी। तो ये जो दोनों ग्रंथ आज हमें मिलते हैं, तो ये दोनों ग्रंथों में बहुत से टॉपिक्स जो है वो एक समान हमें दिखते हैं, भले उनका क्रम थोड़ा सा अलग हो लेकिन टॉपिक्स एक समान ही हमें दिखते हैं। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि उस समय तक वृक्षायुर्वेद पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा चुके होंगे और इन दोनों ग्रंथकारों ने उसका संकलन किया होगा, उसके ऊपर अनुसंधान किया होगा और आज हमें ये दो ग्रंथ देखने को मिलते हैं। तो शारंगधर जो है उपवन विनोद के रचयिता, वो ये कहते हैं कि एते नाना वृक्षायुर्वेद शास्त्रेभ्यः, यानी उन्होंने ये जो कंपाइलेशन किया हुआ है वो अनेक ग्रंथों में से किया हुआ है। इसका मतलब है कि इसके पहले बहुत सारे ग्रंथ वृक्षायुर्वेद पे लिखे गए होंगे और ये दो ग्रंथ आज जो हमें अवेलेबल है वो उसके परिणाम स्वरूप है। तो इसके पहले के जो ग्रंथ है वो उसमें से आज एक भी अवेलेबल नहीं है। जो कुछ भी परंपरा में जतन हुआ है उतना आज हमें ये सब देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि वृक्षायुर्वेद में कौन कौन से विषयों का वर्णन किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि तरु महिमा, कि वृक्षों की महिमा क्या है, उसका महत्व क्या है। तो ये दशकूप समावापी दशवापी समोवृदा दशरुदहा समापुत्रो दशपुत्रो समोद्रुमः, यानी
10 कूप एक वापी के समान होते हैं, 10 वापी एक सरोवर या झील के समान होता है, 10 झीलें एक पुत्रों के समान होती है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। यानी वृक्ष को कितना महत्व दिया हुआ है यहाँ से हमें पता चलता है। तो वृक्षों का और उसके साथ मिलने वाले जो पुण्य है उसका भी यहाँ पे बहुत सारा वर्णन किया हुआ हमें मिलता है। जैसे कि अगर तुलसी के पौधे लगाएं तो लक्ष्मी का निवास उसमें होता है, बिल्व उसमें भी लक्ष्मी का निवास होता है, अश्वत्थ अगर लगाते हैं तो विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है, धात्री वृक्ष अगर लगाते हैं तो भूमि दान का फल हमें मिलता है, वट वृक्ष लगाने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, लक्ष्य लगाने से राजसूय यज्ञ का पुण्य हमें प्राप्त होता है, शीरीष वृक्ष लगाने से देवताओं का साथ मिलता है, पलाश वृक्ष लगाने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हर तरह के वृक्ष लगाने से सर्व सुखों की, सब पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इसका पुण्यों के साथ संबंध जोड़ने से लोग भी इसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और इसके साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हुआ करता था। तो आज भी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में देवराई करके भगवान के लिए रक्षित वन होते हैं। तो ये भी एक उसी में का प्रकार हम कह सकते हैं कि इससे पर्यावरण का कंजर्वेशन होता है। अब इसके बाद तरु महिमा के बाद आता है कि भूमि निरूपण। तो आज हम आयुर्वेद में भी देखते हैं कि 3 प्रकार के देश कहे हुए हैं, जांगल, अनूप और साधारण देश। तो इसी प्रकार वृक्षायुर्वेद में भी हमें ये 3 प्रकार के देश देखने को मिलते हैं और ये तीनों देशों में किस प्रकार के वृक्ष लगते हैं इसका भी यहाँ वर्णन किया हुआ है। उसके बाद षड्रसात्मक और वर्ण के अनुसार भी भूमि का निरूपण यहाँ किया हुआ मिलता है। आयुर्वेद में भी सुश्रुताचार्य ने पांचभौतिक तत्वों के अनुसार भूमि के 5 प्रकार किए हैं। राजनिघंटु में भी हम देखते हैं कि अनुपादि वर्ग वर्णित किया है, धरण्यादि वर्ग वर्णित किया हुआ है, वर्ण के अनुसार भूमि के प्रकार मिलते हैं, रस के अनुसार भी मिलते हैं। तो इस भूमि के प्रकारानुसार कौन से वृक्ष वहां लगाए जाए इसका भी हमें यहाँ वर्णन देखने को मिलता है। जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि ऋग्वेद काल में भी उर्वरा, ऊषर इस तरह की भूमियों का वर्णन मिलता है। उसके बाद अथर्ववेद, यजुर्वेद में भी मृदु मृत्तिका, रजस भूमि, अश्मवंती, किंशिल, इरीण, उर्वरा, सिकता ऐसी भूमियों के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। प्रशस्त और अप्रशस्त भूमि। जब हम द्रव्य संग्रह करते हैं तो उसमें ये एक मुद्दा अहम होता है कि कौन से भूमि से द्रव्य का संग्रह करें। द्रव्य संग्रह के लिए कौन सी भूमि प्रशस्त है और कौन सी भूमि अप्रशस्त है, तो इसका भी वर्णन हमें वृक्षायुर्वेद में देखने को मिलता है कि विषपाषाण वल्मिक बिलदुष्टा तथोखरा दुरोदका शर्करीला तरुभ्यो ही न हितामही। यानी विषयुक्त भूमि या विषम भूमि जो है, पाषाण युक्त जिसमें वल्मिक है, बिल है, खर भूमि जो है जहाँ पानी कम है, शर्करा युक्त भूमि है और जहाँ तरु भी ज्यादा नहीं है, ऐसी भूमि ये अप्रशस्त भूमि कही गई है। इस सुश्रुत ने भी ये अप्रशस्त भूमि और प्रशस्त भूमि बताई हुई है। जैसे कि अप्रशस्त भूमि में भी शर्करा युक्त, विषम, वल्मिक जो देवालय के पास है, जो श्मशान के पास है, जो सिक्कता युक्त है, ऐसी भूमि अप्रशस्त भूमि बताई है और इसमें से द्रव्यों का संग्रह न करे ऐसा बताया है। तो फिर प्रशस्त भूमि कैसी है, तो इंद्रनील शुक पक्ष, कोमला शंख कुंद, कुमुदेन्दु सन्निभा, तप्त कांचन विकास, चंपकस्य वर्धिनी, वसुमती प्रशस्यते। तो जिसका वर्ण नील है, कोमल है, जो पानी के पास है और ऐसे जहाँ पे ज्यादा वृक्ष दिखाई देते हैं, ऐसी जो भूमि है वो प्रशस्त भूमि के कहलाती है। सुश्रुत ने भी ये बताया कि जो अश्मवती है, स्थिरा है, गुरवी है, कृष्णवर्णी है, जहाँ स्थूल वृक्ष दिखाई देते हैं, आसन्न उदका यानी पानी के पास जो है, शस्य, तृण, कोमल वृक्ष जिसमें हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसी भूमि जो है वो
प्रशस्त भूमि बताई गई है। पादप भेद, आयुर्वेद के अनुसार यहाँ भी हमें वृक्षों का वर्गीकरण देखने को मिलता है। जैसे आयुर्वेद में जो बताया कि वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध, तो उसी तरह यहाँ भी हमें इस प्रकार दिखाई देते हैं कि वनस्पति यानी उनको बिना पुष्प फल आते हैं, वानस्पत्य जो है उनको फल और फूल दोनों आते हैं। जो लताएं हैं प्रसरण होती है, और यहाँ उन्होंने गुल्म भी दिया हुआ है। और इस तरह से जो आयुर्वेद के समान ही यहाँ वृक्षों के वर्गीकरण भी हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद जो आता है यहाँ का मेन सब्जेक्ट जो है कि बीजोक्ति विधि, कि अब वृक्षायुर्वेद अनुसार वृक्षारोपण करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए, या क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या फिर उसकी प्रोसेसिंग जो है बीजों की वो कैसे करनी चाहिए। तो उपवन, विनोद और बृहद संहिता में ये श्लोक हमें देखने को मिलता है, जो सुरपाल के वृक्षायुर्वेद में नहीं मिलता, कि सम्यक क्षेत्रे समे कृष्टे माशानुलीय तिलांस्तथा सुनिशम उपन ये तत्र बीजोक्ति रिष्यते। यानी जब हमें बीजारोपण करना है तो उसके पहले जो क्षेत्र है या खेत जो है, भूमि जो है, उसे समतल करना चाहिए। उसके बाद उसमें तिल और माश जो है उनका रोपण करना चाहिए, और ये दोनों जो है वो पकने के बाद उन्हें वहीं पे गाड़ देना चाहिए, और बाद में फिर ये ऐसी भूमि में बीजों का रोपण हमें करना चाहिए। तो इसके लिए प्राकृतिक रूप से पके फल से बीज की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। अब जो बीज हमें प्राप्त हुए है तो उसके ऊपर क्या क्या प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसका रोपण करना चाहिए, तो उसकी कुछ विधियां यहाँ पे दी हुई है। तो उसमें पहली जो है कि बीज जो है उनको दूध का उसके ऊपर छिड़काव करके 5 दिन उसे वैसे रखना चाहिए। बाद में गोघृत और विडंग इनको मिश्र करके उसका धूप उसे देना चाहिए। एक दूसरा प्रकार यहाँ बताया कि सरसों मिश्रित विडंग का भी धूप बीजों को देना चाहिए। दूसरी जो पद्धति है उसमें भी पहले दूध का छिड़काव करने के लिए कहा है, बाद में बृहति, तिल, भस्म और सरसों इससे उन्हें लिप्त करे, बाद में गोमय और मिट्टी से मले और उनको वसा की धूप दे। तीसरी जो प्रोसेस बताई है उसमें भी पहले दूध का छिड़काव करे, फिर गोमय से बीजों को मले और उसके बाद शहद विडंग चूर्ण से उसे उपचारित करे। तो इस प्रकार से बीजों का प्रोसेसिंग करके उसके बाद ही जो खेत का मुख्य है उन्होंने बीजों का रोपण करना चाहिए। तो बीजों का रोपण करते समय स्नानादि से पवित्र होकर देवता गुरु का आशीर्वाद पाकर भूमि को अभिवादन करके जो क्षेत्र का मुख्य व्यक्ति जो है उसने खुद कुछ रोपण करना चाहिए बीजों का, और बाद में अन्यों से वो करवा सकता है। इसके बाद बीजों को रोपण करने के बाद उसके ऊपर तृण बिखेरे और दूध युक्त पानी का छिड़काव उसके ऊपर करे। इसके बाद अंकुरित होने पर फिर पानी से सिंचाई करें। और इसके लिए शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, कौन कौन से नक्षत्र शुभ है, कौन सी तिथियां शुभ है, इसका भी वहां उल्लेख किया गया है। अब जो रोपण करते हैं हम सैपलिंग्स का, तो उसको भी योग्य अंतराल में उसका रोपण करना चाहिए। तो जो गड्ढे करना है हमें, तो उस 1 बाय 1 हाथ ऐसे गड्ढे तैयार करके उसमें गोबर, राख, अस्थि इनसे उसे पूरित करे और उसके बाद प्रत्यारोपण करे। जो सैपलिंग्स तैयार हुए हैं तो ये सैपलिंग्स निकालते समय भी हमें उन्हें पहले दूध और पानी से वो मिट्टी को गीला करना है, और बाद में वो सैपलिंग्स निकालने के बाद प्रत्यारोपण करते समय विडंग, उशीर और घृत इनका लेप उसके रूट्स को लगाना है और बाद में उसे प्रत्यारोपित करना है। अब ये प्रत्यारोपण होने के बाद जो विधि आती है वो है निषेचन विधि और पोषण विधि, यानी वाटरिंग कैसे करना है। तो वाटरिंग के समय सुबह शाम करना ऐसे लिखा है। फिर ऋतु के अनुसार वसंत ऋतु में 1 बार और ग्रीष्म ऋतु में 2 बार
इस तरह से वाटरिंग करना है और बाकी ऋतु में यथावश्यक पानी वृक्षों को हमें देना है। अब सिर्फ पानी देने से भी काम नहीं चलेगा, तो फिर वृक्षों का अच्छी तरह से पोषण हो, इसलिए क्या क्या करना चाहिए। तो पोषक गुटिकाएं उन्होंने कही है कि तिल है, यष्टि मधु, मधु का पुष्प, कुष्ठ, हनी, इनसे गुटिकाएं बना के उसे वृक्षों के मूल में रखे। ये पोषक गुटिकाएं वृक्षों के लिए बहुत उपकारक रहती है। बाद में पोषक जल जो है, तो हर समय उन्होंने दूध और पानी मिक्स करके वृक्षों को देने को कहा है। और उसके बाद आता है कुणप जल। तो ये जो कुणप जल बताया है, कुणप यानी दुर्गंध युक्त जल, तो ये कुणप जल बनाने की विधि यहाँ पे दी हुई है कि कुरंग, मेष, वराह, इसमें से कोई भी प्राणी जो है उसका मांस वसा लेके उसे प्रॉपरली बॉईल करना है, यानी उसका मांसरस बनाना है। उसके बाद ये मांसरस मृत्तिका पात्र में रखना है, उसमें दूध, तिल की खली, माश और शहद डालना है। विभिन्न दालें जो है, पल्सेस जो है, तो उनको भी दूध पानी में उबाल कर उनका भी इसमें मिश्रण करना है। उसके बाद घृत उसमें डालना है, गर्म पानी डालना है और ये मृत्तिका पात्र जो है वो 15 दिन वैसे ही रखना है। और 15 दिन के बाद ये जो तैयार हुआ जो कुणप जल है, तो ये वृक्षों को हमें देना है। अब ये जो कुणप जल बताया हुआ है, ये बहुत ही पोषक किस्म का रहता है। वृक्षों की जो वर्धन है इससे बहुत फास्ट दिखाई देता है। अब द्रुम रक्षा, अब इस तरह से जो हमने वृक्षारोपण किया हुआ है, तो जो वृक्ष है उनकी रक्षा भी हमें करना है यहाँ पे। तो निहारा चंड वाताच धूमादिश्व विश्वानरादपि जाल प्रकारार प्रयत्नेन रक्षणीयाः क्षमारुहा। तो वृक्षों को किन किन से फैक्टर्स से रक्षा उनकी करनी चाहिए, तो उसमें ड्यू या दव जिसको बोलते हैं, धूम, वायु, अग्नि और स्पाइडर, उनके जो जाल रहते हैं, और बाकी के जो कीटक है, उनसे ये वृक्षों की रक्षा हमें करनी चाहिए। द्रव्य संग्रह में हम देखते हैं कि किस तरह का द्रव्य जिसका संग्रह न करे, तो उसमें ये सब फैक्टर्स वहां आते हैं कि जो वायु से पीड़ित हो, अग्नि से पीड़ित हो, धूम से पीड़ित हो, कीटकों ने जिसे खाया है, तो ऐसा द्रव्य ये चिकित्सा के लिए नहीं लेने के लिए कहा है। तो ये सब फैक्टर्स से वृक्ष की रक्षा करनी है, तो उसके लिए भी आगे चल के उन्होंने बहुत से उपाय बताए हैं। अब उसके बाद आता है कि जैसा कि हमने आयुर्वेद का उद्देश्य देखा है कि स्वास्थ्य का रक्षण करना, ये तो पहला उद्देश्य है ही। फिर भी अगर कुछ रोग होते हैं तो उसकी चिकित्सा के लिए आयुर्वेद शास्त्र में विभिन्न उपाय बताए हुए हैं। तो यहाँ भी वृक्षों को जो रोग होते हैं, तो मानव जैसे ही उनको भी निज और आगंतुज रोग होते हैं। तो यहाँ बताया है कि नराणाम इव वृक्षाणाम वात पित्त कफादयः संभवन्ति निरूप्यात् कुर्यात् तत् दोष नाशनम। यानी कि वृक्षों में भी वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष रहते हैं, और ये तीनों दोष जब अपने गुणों से बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो वृक्षों में भी उस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, और इनसे वृक्षों की हमें चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद जैसा कि हमने अभी वृक्ष रक्षा में देखा था, द्रुम रक्षा में देखा था कि वृक्षों को किन किन फैक्टर्स से बचाना है। अगर इनसे वो पीड़ित हो ही जाते हैं, जैसे कि कीटच दग्धो अग्नि संप्लष्टो वात भग्नेश निक्षते वृक्ष छेदोपचारादि पीड़िते च प्रतिक्रिया, तो उनके लिए भी क्या क्या करना है हमें, तो इसका भी वर्णन आगे दिया हुआ है। तो
मनुष्यों के जैसे ही वृक्षों में भी निज और आगंतुज ऐसे दो प्रकार के रोग होते हैं। निज में वातज, पित्तज, कफज ऐसे रोग होते हैं, और आगंतुज में अभी जैसे देखा है कि विभिन्न प्रकार के जो कीटक होते हैं, जैसे कि पतंग है या उपक्वस देखा हमने पहले, उस तरह के कीटकों से भी वृक्षों में विभिन्न रोग दिखाई देते हैं। या ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, या अगर अत्यधिक इसमें अगर कुछ लक्षण आते हैं तो इनसे भी वृक्ष जो है वो पीड़ित होते हैं और उन्हें उस प्रकार के रोग हमें दिखाई देते हैं। तो अब वातज रोग जो है तो वो कैसे होते हैं? तो अगर भूमि में हम अत्यधिक वृक्ष कषायदी तत्वों का अगर प्रदान करते हैं तो फिर वृक्षों को वातज रोग होते हैं। तो उसमें लक्षण फिर क्या दिखाई देते हैं? तो फिर तनाकृश होना, पत्ते तनों पर गांठें आना, फलों का कम रसीला होना, इस तरह के लक्षण हमें वातज रोग में दिखाई देते हैं। पित्तज रोग में कटु, अम्ल, लवण और तीक्ष्ण द्रव्यों से अगर वृक्षों की सिंचाई होती है तो वृक्षों में पित्तज रोग हमें दिखाई देते हैं। तो उसके लक्षण में पत्ते अकाल में पीले पड़ जाना, फल असमय गिर जाना, पत्र, पुष्प, फल म्लान पड़ जाना और नष्ट हो जाना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। कफज रोगों में उसके जो हेतु बताए हैं तो उसमें मीठा, तैलीय, अम्लीय, शीत द्रव्यों से युक्त पानी अगर अत्यधिक मात्रा में वृक्षों को दिया जाए तो उनमें कफज व्याधि के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये लक्षण कौन से हैं? तो फिर ये फल धारण करने में अधिक समय लगना, पीलापन आना, पत्तियों का मुड़ जाना, फलों की वृद्धि न होना, असमय फलना, नीरस होना, इस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब जब चिकित्सा हम करते हैं तो जैसे हम भी यानी आयुर्वेद में भी जो मनुष्यों को हम चिकित्सा करते हैं उस तरह से ही वातज जो लक्षण, दोषज जो लक्षण है उसके अनुसार ही वृक्षों को भी चिकित्सा करने के लिए कहा है। कि जैसे वातज है तो वात के जो लक्षण है उसके विपरीत हमें फिर स्निग्ध द्रव्यों से यानी मांस, मेद, वसा, घृत, कुणप जल है, इनसे युक्त द्रव्यों का वहां पे हमें चिकित्सा करनी है। पित्तज अगर रोग होते हैं तो शीतल मधुर द्रव्यों का वहां उपयोग करना है, जैसे कि दूध है, यष्टि मधु है, मधुक है, शहद है। और वातज पित्तज इसके लिए लघु पंचमूल का क्वाथ भी एक चिकित्सा के रूप में यहाँ बताया हुआ है। कफज रोगों में जो है तो कषाय, कटु, रसात्मक द्रव्यों का यहाँ उपयोग करना है। पंचमूल का क्वाथ भी यहाँ बताया, जैसे कि हम देखते हैं कि दशमूल जो है वो त्रिदोषज्ञ है, तो इसका भी यहाँ कफज व्याधियों में भी उपयोग करने के लिए कहा है। सफेद सरसों का कल, तिल और राख मिश्रित जल, तो इन सब का वहां पे कफज रोगों में हमें इन द्रव्यों के साथ चिकित्सा करनी है। अगर कृमि है तो सरसों, वचा, कुष्ठ, अतिविषा, इनका लेपन वहां पे करना है। ये सभी द्रव्य जो है वो आयुर्वेद में कुछ कृमिघ्न बताए हुए हैं। बाद में दूसरा जो एक उपाय बताया है उसमें सरसों, हिंग, विडंग, वचा, गोमय, इनका धूप वहां पे देना है। विडंग का लेप करना है घृत और क्षारीय जल में। तो इस तरह से कृमि जब होते हैं वृक्षों में तब इस तरह के उपाय वहां करने के लिए कहा है। इसके बाद जब हम आगंतुज इसमें आते हैं, रोग प्रकार में आते हैं, तो उसमें वृक्षों में व्रण होना, तो ये जो व्रण है तो उनके लिए विडंग, तिल, गोमूत्र, घी, सरसों, इनसे मिश्रित जो घोल है वो व्रणों के ऊपर लगाने के लिए कहा है और दूध देने के लिए कहा है। हिमत आपादि से यानी बहुत अगर ठंड से वृक्षों में कुछ क्षति पहुंचती है तो वृक्षों को आच्छादित करने के लिए कहा है। कुणप जल, दूध, इससे भी उसकी सिंचाई करनी है। अगर छिन्न तरु है यानी कुछ उसकी टहनी टूट गई या कुछ छिन्नत्व उसमें आता है तो टूटे हुए भाग को बांध दे। बाद में उदुम्बर, प्लक्ष, इनका चूर्ण, घी,
शहद, सुरा, दूध, इनसे उसका उपचार करे। हन्यमान, हन्यमान यानी कि अगर उसकी शाखाएं तड़कने लगती है तो वो तड़कने वाले जो स्थान है उसके ऊपर शहद और घी का मिश्रण लगाने के लिए कहा है, और दूध और पानी से उसकी सिंचाई करने को कहा है। अग्निदग्ध अगर है तो उनको भी दूध और पानी की से सिंचाई करने के लिए कहा है, और केकड़े का जो कवच रहता है उसका धुआं उसे देने के लिए कहा है। शुष्क तरु होता है तो उसमें भी दूध और पानी से सिंचाई करे। वंध्य तरु है तो उसमें भी दूध और कुणप जल देने के लिए कहा है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो लक्षण वृक्षों में दिखाई देते हैं, तो और भी बहुत सारे उपाय है लक्षणों के अनुसार, अलग अलग बहुत सारे उपाय वृक्षायुर्वेद में बताए हुए हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए हमने ये सब देखे हैं। तो इस तरह से मानवों के समान ही वृक्षों में भी हमें चिकित्सा करनी है। अब इसके बाद जो एक अलग चैप्टर इसमें लिखा है कि विचित्र अध्याय, बॉटनिकल मार्वल्स। तो आज भी हम ये देखते हैं कि वृक्षों में अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि बोनसाई है, इस तरह से। तो इसका वर्णन हमें तब से मिलता है कि अगर हमें वर्ण में परिवर्तन करना है, गंध में परिवर्तन करना है, पुष्प में परिवर्तन करना है, यानी उसके अगर रंग में परिवर्तन करना है, फल में परिवर्तन करना है, जो वृक्ष है उनको लताओं में परिवर्तित करना है, वामनत्व, जैसे कि अभी हमने देखा कि बोनसाई जो रहते हैं तो उस तरह के वामनत्व उनमें अगर लाना है, और मिक्स वैरायटी यानी मिक्स प्रजाति का अगर वृक्ष बनाना है। आज हम देखते हैं कि सीडलेस हमें बहुत सारे फल मिलते हैं, तो सीडलेस वैरायटी का भी अगर उत्पादन करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय इसमें दिए हुए हैं। तो ये यानी ये सब देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये बहुत ही डेवलप साइंस था उस समय, क्योंकि आज भी हम पेपर में वगैरह पढ़ते हैं कि किसी ने इस तरह के प्रयोग करके फिर रंगीत जो कपास है उसका उत्पादन किया, या फिर ऐसे फल के आकार में परिवर्तन किया। तो ये सब जो आज हम देखते हैं ये सब वर्णन हमें उसी समय देखने को मिलता है, और इसके बहुत सारे उपाय वहां पे बताए हुए हैं। तो ये सब जो उपाय है तो इसका भी हमने भी प्रयोग करके देखना चाहिए कि ये इस तरह से अगर किया तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो पीजी स्टूडेंट्स जो है या फिर पीएचडी स्कॉलर्स जो है उन्होंने अगर इसमें से विषयों का चयन अगर किया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आगे चल के, कि हमारी जो साइंस में लिखा है तो वो कितना सही उतरता है, ये देखने का भी हमें वहां अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद हम जो थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर देखेंगे कि जैसे कि बीजोक्ति के समय हम देखते हैं कि तिल और उड़ीद ये दोनों की बुआई करने के लिए बोला है। तो आज भी हम देखते हैं कि कृषि शास्त्र में सबसे पहले मुद्गम, माश, ये दो क्रॉप्स जो है तो वो पहले लगाते हैं और वो पकने के बाद उन्हें वहीं पे गाड़ देते हैं। ये जो है ये आज भी चल रहा है। तो आज हमें ये साइंस के मदद से पता चलता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है जैसे कि मुद्गा, माश, तो इनसे नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये इस तरीके से नहीं, लेकिन उनको ये पता था कि इनका कुछ ना कुछ उपयोग जो है वो आगे वाले क्रॉप्स के लिए होना है, तो वो पद्धति तब वहां वो अप्लाई करते थे। तिल से बायोमास जो होता है, वो जो वृक्ष के आजू बाजू में जो तने निकलते हैं या अनवांटेड जो कुछ प्लांट्स उग के आते हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए तिल का रोपण पहले किया जाता था। फिर जो सीड ट्रीटमेंट हमने देखी थी तो उसमें घृत और दूध ये दोनों का बहुत अधिक प्रमाण में उपयोग किया गया है। जैसे हम जानते हैं कि ये दोनों जो द्रव्य है ये दोनों द्रव्य ब्रूहण द्रव्य है। ये दोनों द्रव्य स्निग्ध गुणात्मक, मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक है, और ये रसायन द्रव्य है। तो इनका बीजोक्ति के समय बहुत
उपयोग किया हुआ हमें दिखाई देता है। और जो दूध है वो हमें पता है कि गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है, प्रोटीन है, और इसलिए वो प्लांट ग्रोथ में काफी उपयुक्त साबित होता है। उसके बाद घृत जो है वो रक्षोघ्न करके कहा है, तो घृत का एप्लीकेशन करने से बैक्टीरिया का इनहिबिशन होता है, यानी उसके जो बीज है उनका बैक्टीरिया से संरक्षण होता है। फिर फ्यूमिगेशन करने के लिए जो कहा है तो उसमें विडंग का उपयोग किया है। हम तो जानते ही है कि विडंग एक श्रेष्ठ कृमिघ्न द्रव्य बताया हुआ है, और घृत भी जो है वो रक्षोघ्न है। तो ये दोनों का मिश्रण उससे अगर फ्यूमिगेशन करते हैं तो फंगस बैक्टीरिया से बीजों का रक्षण होता है। पुनर्रोपण करते समय सैपलिंग्स का हमने देखा कि फिर से उन्हें विडंग, उशीर और घृत इनका लेपन किया जाता है। तो ये तीनों जो द्रव्य है वो जंतुघ्न कृमिघ्न बताए हैं, और इनसे फिर से जो जंतु है उनसे इनका रक्षण होता है। अब कुणप जल जो है, तो ये कुणप जल में हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, जैसे कि मांस है, वसा है, बोन मैरो है, और उसके बाद माश है, तिल है, अलग अलग पल्सेस उसमें डालने के लिए कहा है, हनी है, घृत है, मिल्क। तो ये सब जो है, तो हमें पता है कि फ्लेश या मांस जो है या फिर बोन्स जो है उसमें से हमें कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, या माश और बाकी पल्सेस जो है उससे प्रोटीन्स मिलते हैं। घृत भी ये जो है वो ब्रूहण द्रव्य कहलाता है, और मिल्क भी जो है वो ब्रूहण ही। तो इस तरह से ये तैयार किया हुआ जो कुणप जल है ये बहुत ही अच्छी तरह से वृक्षों का पोषण करता है या बीजों का पोषण करता है, और उनसे उत्पन्न होने वाले या फिर आगे बढ़ने वाले जो वृक्ष है वो बहुत ही अच्छी तरह से उनका पोषण किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ऐसे विभिन्न विषय वृक्षायुर्वेद में वर्णित किए हुए हैं। ये बहुत वैसे तो वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अब शॉर्ट में यहाँ पे इसमें क्या क्या वर्णित विषय है इसका हमें परिचय यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो बुक्स अभी अवेलेबल है, तो अब इतनी ही बुक्स इसकी अवेलेबल है। एक श्री कृष्ण जुगनू का उनकी कमेंट्री वाला एक बुक है, और ये नलिनी सादली जैसे पहले भी बताया है कि उनका ट्रांसलेशन किया हुआ मैन्युस्क्रिप्ट है। और उपवन विनोद का भी जीपी मुजुमदार ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया हुआ है और बोरकर ने मराठी में किया। तो इतनी ही बुक्स आज अवेलेबल है, और बाकी भी बुक्स उसका भी कहीं कहीं अंशों में वर्णन हमें मिलता है। तो इस तरह से वृक्षायुर्वेद का परिचय करने का प्रयास किया है। हेलो डॉक्टर शिल्पा।
हेलो। हेलो शिल्पा। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, इज इट फिनिश्ड? सुनाई दे रहा है ना? हाँ मॅडम, हाँ. कॅमेरा बंद झालाय, कॅमेरा. हा. झालंय ओके. का? हाँ. हा, एक 2 क्वेश्चन आहेत, आपण क्वेश्चन्स घेऊया. हाँ. डॉक्टर रजनीश शैलेंद्र ठाकूर, सर्वस परीक्षा प्रैक्टिकल न्यूज या रिसर्च में एग्जाम किसी विषय औषधि या औषधि के पत्र कोई दे, तो हम उनकी सर्वस परीक्षा द्रव्य गुण में किस प्रकार का विधान कर उसके रस का ज्ञान कर सकते हैं? यानी विषय द्रव्यों के रस की परीक्षा कैसे की करनी चाहिए प्रैक्टिकल में? या और वो उसके बारे में हम कैसे हमको ज्ञान होगा, किस गुण के आधार पर किस प्रकार का विधान, उसकी सर्वस परीक्षा द्रव्य गुण में किस प्रकार का करने का विधान है? अच्छा, अगर जब हम एमडी को भी ये जो सब्जेक्ट्स देते हैं तो उनका शोधन करके ही करने के लिए बताया है। वैसे तो हम विषय द्रव्य का वैसे परीक्षण नहीं करते हैं। तो एमडी के लिए जो सब्जेक्ट्स दिए हैं तो उसके उसमें हम शोधित करके ही देते हैं, क्योंकि हमें शोधित ही द्रव्य का चिकित्सा में प्रयोग करना है, तो फिर शोधन करके ही फिर उसके बाद उसका परीक्षण किया जा सकता है। अनदर वन क्वेश्चन, डॉक्टर रजनीश शर्मा, किस प्रकार सेलेक्ट करें कि कौन सा द्रव्य कौन सी धातु पर काम करता है और किस प्रकार शुक्र धातु तक और भी तक मेघ धातु तक, बाकी वह कौन कौन सी आयु तक काम कर धातु तक काम करते हैं, कोई एक को तो बताए प्लीज। मतलब कौन से धातु के लिए कौन से द्रव्य का चयन हम कर सकते हैं इस प्रकार। अच्छा, तो ये जो औषधि विज्ञान शास्त्र है विश्वनाथ द्विवेदी जी का, तो उसमें भी दिया हुआ है। और रसायन जो चिकित्सा बताई है चरक में भी ये दिया हुआ है कि रसायन द्रव्य कैसे कैसे कार्य करती है, या फिर कौन कौन से जो द्रव्य है वो कौन से धातुओं पे काम करते हैं, ये उसमें दिया हुआ है। तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट का हम अध्ययन करें या फिर विश्वनाथ द्विवेदी का जो
औषधि विज्ञान शास्त्र है उसमें भी दिया हुआ है, वो भी अच्छा बुक है। और शिवचरण ध्यानी जी का जो बुक है द्रव्य गुण सिद्धांत, वो भी अच्छा है। कौन से उसमें से द्रव्य हमें कौन सी सब धातु पर कॉन्सेप्ट्स कार्य क्लियर हो करते हैं? सकते ओके, हैं। थैंक यू मैडम। करेक्ट। तो ये अनदर रसायन वन चिकित्सा क्वेश्चन। में दिया हुआ है। हाँ, डॉक्टर शीलेंद्र ठाकुर, द्रव्य गुण में द्रव्य औषधिया में उनके षड्रस की परीक्षा कैसे की जाती है? षड्रस परीक्षा। हाँ, तो जो हमें विलयत्व परीक्षण करके जो परीक्षा हम करते हैं, जो दिया हुआ जो द्रव्य है, तो उसको तैल, घृत और जल, इसमें एक्चुअली उसको उबाल के हमें देखना है, या फिर 24 घंटे उसमें रखने के लिए कहा है। और उसके बाद कौन से इसमें उसका रस ज्यादा हमें यानी रस परीक्षा करके हमें देखना है कि इसमें से कौन से इसका रस हमें ज्यादा मिलता है, या फिर रस थ्रेशोल्ड जो टेस्ट थ्रेशोल्ड जो कहा हुआ है, तो उससे भी हम ये पता कर सकते हैं। ओके मैडम, तो विलय तो थैंक यू वेरी मच। है तो, यस मैडम, और कंटिन्यू कुछ कंटिन्यू। और एक यहाँ पे बताया है कि पीएचडी का एक्सपीरियंस बताइए। तो पीएचडी करते समय मैंने 2 द्रव्य लिए थे, अश्वगंधा और शतावरी। तो ये दोनों चिकित्सा में बहुत प्रयोग होता है इनका, बहुत कार्य भी हुआ है उसके ऊपर। लेकिन इस तरह से कल्टीवेशन करके फिर उसके परिणाम देखने के लिए मैंने वृक्षायुर्वेद पद्धति से उनका रोपण किया था, और मॉडर्न जो टेक्निक है तो उससे उनका रोपण किया था। और वो बाद में अंडरवेट जो चिल्ड्रन है उसमें उसका परिणाम देखे थे। तो वृक्षायुर्वेद पद्धति से उनके परिणाम बहुत ही अच्छे मिले। हालांकि इसमें भी मिले, क्योंकि जैसे हमारे शास्त्र में कहा है कि द्रव्य ताजा लेना चाहिए। तो इसका हमें वहां पे एकदम एक्सपीरियंस हो गया कि अगर ताजे द्रव्य हम लेते हैं तो उनके इफेक्ट्स कितने अच्छे मिलते हैं। तो दोनों में भी कंपैरिजन अगर करते हैं हम, तो वृक्षायुर्वेद से हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। तो इसलिए मैं सब पीजी स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स से ये अनुरोध करूंगी कि इस तरह के विषय अगर उन्होंने चयन किए तो शास्त्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी के जो हजार्डस जो है ये इफेक्ट्स है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। Thank you very much, madam, for your informative session. It was really very nice. Thank you very much. आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म की ओर से, डॉक्टर नवीन जोशी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे भी आप इस सीरीज में और बहुत सारे लेक्चर्स दे, और द्रव्य गुण के बारे में हमें हमारे जो प्लेटफॉर्म है उससे जुड़े लोगों को आप ज्ञान दें। तो ये ज्ञान की गंगा जो है मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं भी आपकी आभारी हूँ। थैंक यू। और बाकी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। यस।